अच्छा बेटा, चैप्टर कल हमने 5 स्टार्ट किया था, एनर्जेटिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस या थर्मोकेमिस्ट्री। तो कल हमने थर्मोकेमिस्ट्री को पढ़ा था, थर्मोडायनामिक का इंट्रोडक्शन, उसके बाद थर्मोडायनामिक के जो टर्म्स हैं, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ये हमने डिस्कस किए थे कल। अच्छा, उसके बाद थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक में बेटा जो सिस्टम है उनकी टाइप्स। देखो सिस्टम जो है उनकी 3 टाइप्स हैं बेटा। एक होता है ओपन सिस्टम, ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ द सिस्टम। बेटा ओपन सिस्टम वो होता है जिसके अंदर जो मटेरियल है, जो रिएक्टेंट है, बीकर के अंदर या बर्तन के अंदर, रिएक्शन बेसिस के अंदर, उसकी भी, इसको भी एक्सचेंज कर सकते हो और एनर्जी भी एक्सचेंज होगी। तो बोथ मैटर एंड एनर्जी आर एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। दोनों बेटा एक्सचेंज हो जाते हैं, मैटर भी एक्सचेंज हो जाता है और एनर्जी भी एक्सचेंज होती है सराउंडिंग से। तो इनमें मैटर भी एक्सचेंज होगा, ठीक है, मैटर और एनर्जी। बेटा इसके अंदर जो मटेरियल है, मैटर, वो भी एक्सचेंज होता है और एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। किससे? सराउंडिंग से। मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होते हैं सराउंडिंग से, ओपन में। अब आते हैं दूसरा है क्लोज सिस्टम। ठीक है, जो क्लोज सिस्टम है उसके अंदर जो मैटर होगा वो एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है। ठीक है, देखो बेटा मैटर एक्सचेंज नहीं होगा मगर सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है सराउंडिंग से। ठीक है, जो मटेरियल होगा वो वेस्ट में से आउट नहीं होगा, वो उसमें से रिलीज नहीं होगा मैटर, मगर जो एनर्जी होगी वो जो होगी सराउंडिंग से एक्सचेंज होगी। इसका मतलब है सराउंडिंग में रिलीज भी होगी और सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आ भी सकेगी एनर्जी। तो इसके अंदर सिर्फ एनर्जी की ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो बेटा क्लोज सिस्टम के अंदर सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है मगर मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता। अब आते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, और आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी एक्सचेंज होगी और ना मटेरियल एक्सचेंज होगा। बेटा जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसके अंदर ना तो मटेरियल एक्सचेंज होगा और ना एनर्जी एक्सचेंज होगी, दोनों की एक्सचेंज नहीं होगी, ना मटेरियल की ना एनर्जी एक्सचेंज होगी। आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उसमें मटेरियल जो होगा वो भी रिलीज नहीं होगा और जो एनर्जी होगी वो भी एक्सचेंज नहीं होगी सराउंडिंग से। तो 3 किस्म के सिस्टम इनका तज़किरा होगा, ओपन सिस्टम का भी होगा, क्लोज सिस्टम का भी होगा और आइसोलेटेड सिस्टम का भी बेटा आगे तज़किरा होगा कहीं ना कहीं प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम है, तीनों की डेफिनेशन लिखी हुई है बुक के अंदर। ठीक है, अब आते हैं स्टेट फंक्शन। बेटा थर्मोडायनामिक में ये भी आ जाता है स्टेट। तो स्टेट क्या है? सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है। सिस्टम का टेम्परेचर, सिस्टम का वॉल्यूम, प्रेशर,
उसकी इंटरनल एनर्जी, उसी की इनिशियल एंथैल्पी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो सिस्टम जो था इन प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है। अच्छा, स्टेट दो होती हैं, एक होती है इनिशियल। इनिशियल से मुराद ये है द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम बिफोर इट सफर्स एनी चेंज, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट आप स्टार्ट करने से पहले वाली कंडीशन को क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेट। देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी तजुर्बा हम कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसी से पहले वाली जो कंडीशन होती है उसी को हम कहते हैं इनिशियल स्टेट। उसमें इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगी, इनिशियल वॉल्यूम होगा, इनिशियल प्रेशर होगा, इनिशियल टेम्परेचर होगा, इनिशियल एंथैल्पी होगी। और जब सिस्टम में चेंज आएगी, कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके अंदर तब्दीली आएगी, और जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम आफ्टर इट अंडरगोज चेंज इज कॉल्ड फाइनल स्टेट। तो सिस्टम में जो चेंजेस आती हैं, मतलब टेम्परेचर के अंदर, प्रेशर के अंदर, वॉल्यूम के अंदर, एंटरनर्जी के अंदर, एंथैल्पी के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, फाइनल स्टेट। ठीक है, और जो सिस्टम में चेंज आएगी वो क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे फाइनल और इनिशियल को। और सिस्टम को डिस्क्राइब तभी हम कर पाएंगे जब उसकी इनिशियल स्टेट जो है वो भी स्पेसिफाइड हो और जो फाइनल स्टेट है वो भी स्पेसिफाइड हो, तो सिस्टम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कंप्लीटली। और स्टेट फंक्शन वो होता है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, वे पे डिपेंड ना करे। बेटा स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं और वे पे डिपेंड नहीं करते, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, पाथ से इंडिपेंडेंट है। तो वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल डिपेंड करेगा। प्रेशर स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन है। बेटा ये स्टेट फंक्शंस हैं जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं, वे पे डिपेंड नहीं करते, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। जबकि हीट और वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड करते हैं, उनको स्टेट फंक्शंस नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो देखो ये तो था सिस्टम की टाइप्स। ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर ठीक है बेटा, अब आते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो बेटा ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करती हैं इनिशियल और फाइनल पे। ठीक है बेटा, सिस्टम की प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं इनिशियल और फाइनल पे, वे पे डिपेंड नहीं करती, पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, पाथ या वे पे डिपेंड नहीं करती हैं। अब उनमें वॉल्यूम आ जाता है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, देखो ये बेटा डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम, V2 माइनस V1, इनिशियल माइन फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा टी, T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा ई, E2 माइनस E1, फाइनल इनिशियल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी, H2 माइनस H1।
डेल्टा जी, तो बेटा ये गैस फ्री एनर्जी है। ठीक है, डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी। अच्छा, तो ये सभी स्टेट फंक्शंस हैं जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं, वे पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो स्टेट फंक्शंस बेटा वो हैं जो डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल पे, और वे पे डिपेंड नहीं करते या पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टेट फंक्शंस। और हीट एंड वर्क जो है वो पाथ डिपेंडेंट है। और दूसरी बात है, हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी है भी नहीं। ठीक है, तो हीट और वर्क, ये बेटा स्टेट फंक्शंस नहीं है, वर्क भी और हीट भी स्टेट फंक्शन नहीं है। तो देखो थर्मोडायनामिक में जो टर्म्स हमने पढ़े थे, सिस्टम, सराउंडिंग और स्टेट, तो बेटा स्टेट सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करेगा। सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं, सिस्टम की इंटरनर्जी, उसकी एंथैल्पी, उसकी जो है फ्री एनर्जी, ठीक है, इस सिस्टम का वॉल्यूम, सिस्टम का टेम्परेचर, उसको डिस्क्राइब करता है। और स्टेट जो है वो दो होती हैं, एक होती है इनिशियल, एक होती है फाइनल। और जो चेंज आती है वो हम क्या कहते हैं, फाइनल और इनिशियल को कंपेयर करके हम चेंज निकालते हैं। ठीक है, किसी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के अंदर जो चेंज आती है वो फाइनल माइनस इनिशियल से हम कैलकुलेट करते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी को। इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी इसके अंदर है नहीं, सिलेबस के अंदर नहीं है गिब्स फ्री एनर्जी या उसके अंदर एंट्रोपी, मगर उनका रोल होता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर। क्योंकि सिलेबस के अंदर भी नहीं है स्पॉन्टेनियस बेटा प्रोसेस का, लिखा तो नहीं है कहीं भी जिक्र, मगर बुक के अंदर है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो अपने बलबूते पे हो जाते हैं, मतलब इस तरह के रिएक्शंस जो खुद ब खुद हो जाएं। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन बन जाता है साल्ट और वाटर, ये सेल्फ हो जाता है, खुद ब खुद हो जाएगा। एसिड और बेस को मिलाएंगे तो साल्ट और वाटर बन जाएगा। या सपोज करते हैं AgNO3 है, उसके अंदर आप NaCl को ऐड करेंगे तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट खुद ब खुद बन जाता है। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं। या सपोज करते हैं पानी ऊपर से जो नीचे आता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद आ जाएगा। मगर नीचे से जो ऊपर पानी चढ़ाते हैं तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। उसके लिए एनर्जी हमें चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं बेटा, वो फोर्सिबली होते हैं, फोर्स के जरिए होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो खुद ब खुद हो जाए। अच्छा, तो उनमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कंबस्शन रिएक्शन बेटा, कंबस्शन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो एक बार, अब देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ये होता है कि शुरू में इनको स्टार्ट करने के लिए कुछ करना पड़ता है हमें, उसके बाद खुद ब खुद रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो कंबस्शन रिएक्शन जो है उसको भी जलाने के लिए, सपोज करते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मगर उसके बाद वो खुद ब खुद हो जाता है। तो वो समझे उसको स्पॉन्टेनियस काउंट करेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पानी की, सबको कहते हैं पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना है तो मुसलसल हमें मोटर की जरूरत पड़ती है। अगर मोटर बंद कर देंगे तो वो रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है या प्रोसेस भी स्टॉप हो जाता है वो। मगर जो कंबस्शन रिएक्शन है, एक बार आपने स्टार्ट कर दिया उसके बाद कंटिन्यूसली बर्निंग होती रहेगी। ठीक है, तो जो कंबस्शन रिएक्शन है वो मतलब स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, इस तरह पानी का ऊपर से नीचे आना, ये समझे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और नीचे से ऊपर जाना
ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। इस तरह N2 और O2 के दरमियान रिएक्शन, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस दोनों एयर के अंदर मौजूद है, रिएक्शन नहीं होता। मगर जब उनको स्ट्रांगली हम हीट देते हैं, स्ट्रांगली हीट देते हैं, तो उसके बाद इनका रिएक्शन हो जाता है, मगर वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, लाइटिंग के जरिए होगा, मतलब आसमानी बिजली जो होती है उसके जरिए इनका रिएक्शन हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन, मगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, खुद खुद नहीं है। अच्छा, अब जिस तरह एवापोरेशन है, हाईली तो एवापोरेशन एंडोथर्मिक चेंज है। देखो बेटा, एवापोरेशन एंडोथर्मिक है, मगर एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है, तो इसका मतलब है ये समझे स्पॉन्टेनियस हो जाता है। देखो बेटा, एवापोरेशन का प्रोसेस है तो एंडोथर्मिक, मगर वो स्पॉन्टेनियस है क्योंकि हर टेम्परेचर पे एवापोरेशन होती है, रूम टेम्परेचर पे एवापोरेशन होती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एवापोरेशन बढ़ जाती है, मगर हम कह सकते हैं कि एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है, तो ये समझे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना हालांकि एंडोथर्मिक है, मगर स्पॉन्टेनियस को खुद ब खुद हो जाती है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वो रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। ये मेल्टिंग रिएक्शन नहीं, मगर ये जो चेंज है वो ऑटोमेटिक हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये समझेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि वो फोर्स के बगैर नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस जो होगा बेटा। अच्छा, यहां पे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में जो रोल होता है वो होता है फ्री एनर्जी का, बेटा गिव्स फ्री एनर्जी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। बेटा डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी देखो एक्चुअली जो फ्री एनर्जी है डेल्टा जी, ठीक है, गैस फ्री एनर्जी इसको कहते हैं बेटा, गैस फ्री एनर्जी है, तो ये फ्री एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क, जिससे कोई यूजफुल वर्क हो, जिससे कोई यूजफुल वर्क हो, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, गैस फ्री एनर्जी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जी। इसको लिखेंगे किससे बेटा, कैपिटल जी से लिखा जाता है। जो गैस फ्री एनर्जी है इसका सिंबल जी है। और ये स्टेट फंक्शन है, और जो डेल्टा जी है, चेंज इन फ्री एनर्जी, ये होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बेटा डेल्टा एच है चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा एस से चेंज इन एंट्रोपी। और एंट्रोपी है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस की डिग्री को कहते हैं एंट्रोपी। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस मेल्ट होते तो डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है। एवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर जब एवापोरेट करता है तो डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। बेटा डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, जितनी डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी उतनी एंट्रोपी बढ़ेगी। अच्छा, सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाती है, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। अच्छा, अगर क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी, आयंस मिलकर क्रिस्टल बना लेंगे, तो डिसऑर्डरनेस कम हो जाती है और एंट्रोपी भी कम हो जाती है। तो फ्रीजिंग में एंट्रोपी कम हो जाती है, डिसऑर्डरनेस कम हो जाती है। तो बेटा जो एंट्रोपी है यह डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस है। डिसऑर्डरनेस की डिग्री को क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। जितनी डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी एंट्रोपी हम कहेंगे बढ़ेगी, और जितनी डिसऑर्डरनेस कम होगी एंट्रोपी कम होगी। तो मेल्टिंग में एंट्रोपी बढ़ेगी क्योंकि डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, एवापोरेशन में डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, हम कहेंगे एंट्रोपी बढ़ेगी। फ्रीजिंग में एंट्रोपी कम होगी, कंडेंसेशन में एंट्रोपी कम हो जाती है, डिसऑर्डरनेस कम हो जाती है। क्रिस्टलाइजेशन में एंट्रोपी कम होती है क्योंकि डिसऑर्डरनेस कम हो जाती है, क्रिस्टल बन जाते हैं।
आयंस मिलकर क्रिस्टल बना लेते हैं। तो बेटा ये एंट्रोपी है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। तो जो डेल्टा जी होता है वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, फ्री एनर्जी डिक्रीज हुई है, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी का वैल्यू प्लस की है, फ्री एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। जो प्रोसेस होगा बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसके अंदर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का भी जिक्र है। स्पॉन्टेनियस में बेटा वो होते हैं जो खुद ब खुद हो जाए, अपने ओन पे हो जाए। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है जिसके लिए फोर्स लगानी पड़े, हमें एक्सटर्नल फोर्स के बगैर ना हो, उनको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसके अंदर दोनों का जिक्र है, स्पॉन्टेनियस का भी, नॉन स्पॉन्टेनियस का भी। मगर इतना फ्री एनर्जी का जिक्र नहीं है। मैं आपको वैसे बता देता हूं कि फ्री एनर्जी का इसमें रोल होता है। अगर फ्री एनर्जी का थोड़ा जिक्र इसमें लिखा हुआ है लाइन, मगर उसमें लिखा हुआ है कि आगे ये स्कोप में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है ये जो फ्री एनर्जी वाला टॉपिक है। ठीक है, तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। हाँ, डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? बेटा डेल्टा जी नेगेटिव कैसे होगी मैं आपको बता देता हूं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी का मतलब टेम्परेचर और डेल्टा एस का मतलब है एंट्रोपी। ठीक है, अगर ये नेगेटिव की है ये, और ये भी नेगेटिव है, और ये क्या है प्लस का है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? डेल्टा एस प्लस यू, ताकि प्लस की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव हो जाएगा, ओवरऑल जवाब नेगेटिव का हो जाएगा। बेटा देखो, डेल्टा एस अगर प्लस की है वैल्यू, इस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस से तो जवाब माइनस का होगा, और डेल्टा एच माइनस का है तो ये आंसर माइनस का आएगा। मतलब डेल्टा जी का माइनस होना जरूरी है। और डेल्टा जी को माइनस कौन करेगा? ये मस्ट नेगेटिव हो। ये क्या होना चाहिए? डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो, और जो एंट्रोपी हो, एंट्रोपी बेटा एंट्रोपी इसकी साइन प्लस की हो, एंट्रोपी इंक्रीज हो। देखो, अगर ये प्लस की वैल्यू होगी, इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर माइनस हो जाएगा। ये पूरा फैक्टर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस से मल्टीप्लीकेशन है इनके आपस में। डेल्टा एस के साथ ये माइनस से मल्टीप्लाइड है, तो जवाब माइनस का होगा। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर ये प्लस का है और ये भी प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की है, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मैं कहता हूं तो जो चीजें आपके सिलेबस से आउट ही हैं, सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए जरूरत भी नहीं है इनकी पढ़ने की। मगर फिर भी एक कभी कभी इस तरह की चीजें आ भी जाती हैं, फ्री एनर्जी का जिक्र हो जाता है, तो फ्री एनर्जी का आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने लिखा भी है कि फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डिक्रीज होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में इंक्रीज होती है फ्री एनर्जी। इसलिए मैं आपको फ्री एनर्जी का थोड़ा बता दिया कि ये वैल्यू नेगेटिव की होगी, नेगेटिव को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव प्लस की हो जाएंगे, ये प्लस तो ये भी प्लस हो जाएगा, मतलब सारी वैल्यूज प्लस की हो जाएंगी और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी फिलहाल इतनी जरूरत नहीं है। तो बेटा स्टेट फंक्शंस पढ़ लिए हमने, ओपन क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ लिए हमने, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस नीचे पढ़ा था वो भी हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं इंटरनल एनर्जी पे।
देखो बेटा, इंटरनल जो एनर्जी है, सिस्टम की जितनी भी एनर्जीज हैं उन सबका सम है। देखो, इंटरनल एनर्जी जो है वो एक्चुअली सम है ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की जितनी भी एनर्जीज हैं उनका सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो सम है किसका? काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। या जितने भी सिस्टम की एनर्जीज हैं उनके सम को क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो यह सम या हम कह सकते हैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से है बेटा? काइनेटिक जो एनर्जी है वो रोटेशनल मोशन की वजह से भी होती है, वाइब्रेशनल मोशन की वजह से भी होती है, ट्रांसलेशनल मोशन। तो मेरा काइनेटिक जो एनर्जी है वो रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन है, उसकी वजह से है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बाउंड एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बेटा, जो बाउंड की एनर्जी है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या जो बाउंड्स हैं, ऑल टाइप के बाउंड्स, आयनिक बाउंड, कोवैलेंट बाउंड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बाउंड या वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनकी फोर्सेस की वजह से जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी जितने भी बाउंड्स की एनर्जी है उनको कहते हैं, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो है सम ऑफ काइनेटिक सॉरी रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल एनर्जी के मोशन की वजह से है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है बाउंड एनर्जी। बाउंड की जो एनर्जी है, बाउंड को ब्रेक करने के, बाउंड को बनने की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये जितनी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जितनी टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इनको सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? काइनेटिक सॉरी मिलेगा इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी जो है स्टेट फंक्शन है, डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पे। किसी भी सिस्टम की आप एब्सोल्यूट एक्यूरेट बेटा इंटरनल एनर्जी मालूम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबका कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर। इसके अंदर रोटेशनल एनर्जी भी आ जाती है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी आ जाती है, ट्रांसलेशन एनर्जी भी, मतलब रोटेशन भी आ जाती है, इसके अलावा बाउंड एनर्जी भी आ जाती है। सारी एनर्जी का सम है, जितने भी पॉसिबल एनर्जीज हैं उनका सम है। तो एब्सोल्यूट आप किसी भी कंपाउंड की, किसी भी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी मालूम करना बहुत मुश्किल है, मगर उसके अंदर जो चेंज आती है वो मालूम कर सकते हैं। बेटा, उसके अंदर जो चेंज आती है उस चेंज को आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसमें क्या कितनी तब्दीली आई है, इंटरनल एनर्जी में कितनी चेंज आई है, चेंज को डिटरमाइन कर सकते हैं। और चेंज के लिए हम क्या लिखते हैं? डेल्टा ई लिखते हैं। डेल्टा ई, डेल्टा ई का मतलब है चेंज, वो होगा E2 माइनस E1। और इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन में डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल पे। अच्छा, उसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मगर उसको हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मतलब एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग मस्ट रिमेन कांस्टेंट। जो टोटल एनर्जी है सिस्टम और सराउंडिंग की, वो क्या रहेगी बेटा? कांस्टेंट रहती है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो कहता है एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड
ना डिस्ट्रॉइड, एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड ठीक है। एनर्जी को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना उसको फना कर सकते हैं, मगर इसको हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इसलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब देखो इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की, कंसीडर करते हैं एक सिस्टम है, ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। देखो ये क्या है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, और उसके ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ ये फ्रिक्शनलेस और वेटलेस पिस्टन है। ये देखो जो पिस्टन लगा हुआ है ये फ्रिक्शनलेस है और वेटलेस है, इसको कोई वजन नहीं है। ठीक है। इसके अंदर जो गैस फिल की है हमने या सब्सटेंस है, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है इनिशियल स्टेट में E1 है बेटा। सिलेंडर है जिसका एरिया ए है। ठीक है। इसके अंदर जो सब्सटेंस है उसकी इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट में E1 है, और इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं बाहर से। ठीक है। ये हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी बेटा नहीं है, सिस्टम को बाहर से हम सप्लाई कर रहे हैं, हम सराउंडिंग से सप्लाई कर रहे हैं, तो सिस्टम क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है, और एक तो उसकी एनर्जी चेंज होगी, E1 से E2 हो जाएगी। देखो E1 से E2 होगी एनर्जी, और ये जो पिस्टन है यहां पे इसका वॉल्यूम है V1, और पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो सब्सटेंस है जब उसको आपने हीट सप्लाई की तो एक तो उसकी एनर्जी में चेंजिंग आ गई, और दूसरा पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा, और वॉल्यूम भी इसका चेंज हो जाएगा। देखो वॉल्यूम भी क्या हो गया, V2 हो गया ये, और कुछ उसने फासला भी तय किया है, वर्क भी हुआ है, पिस्टन ने वर्क किया है। तो इसका मतलब है जो आपने हीट सप्लाई की, जो सिस्टम को आपने हीट दी, और हीट देने से क्या हुआ, एक तो उसकी एनर्जी चेंज हो गई, और दूसरा क्या हुआ है, वर्क भी हुआ है ऑन द सराउंडिंग, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो जो क्यू सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को, एक तो एनर्जी चेंज होगी E2 माइनस E1 चेंज होगी एनर्जी के अंदर, और दूसरा क्या हुआ है, वर्क हुआ है। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। बेटा ये फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है कि जो आप हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को, क्योंकि इसमें कहता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपने हीट दी सिस्टम को, तो हीट से क्या हुआ, उसकी एनर्जी चेंज होगी, सिस्टम जो था उसकी एनर्जी में चेंजिंग आ गई। जाहिर है हीट देने से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई उसकी, मतलब उसके अंदर रोटेशनल सॉरी ट्रांसलेशनल मूवमेंट भी बढ़ी, रोटेशनल एनर्जी भी बढ़ गई, वाइब्रेशन भी बढ़ गई उसके अंदर। तो इसका मतलब है सिस्टम की एनर्जी में चेंजिंग आ गई, जो सिस्टम था उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंजिंग आई। और दूसरा ये था कि मॉलिक्यूल्स जो थे गैस के वो कोलाइड हुए, वो पिस्टन के साथ टकराए, और पिस्टन ऊपर की तरफ उठ गया, वॉल्यूम में चेंजिंग आ गई, वर्क हो गया। और ये वर्क किसने किया, सिस्टम ने वर्क किया है ऑन द अगेंस्ट सराउंडिंग। तो जो क्यू होगा, जो हीट सप्लाई करेंगे, वो एक तो एनर्जी में चेंज होगी, दूसरा वर्क में। और अगर डेल्टा ई निकालना चाहते हैं तो हो गया Q माइनस W। और ये देखो साइन W की, W के आगे माइनस लगी है, तो इसका मतलब वर्क डन में, वर्क डन बाय सिस्टम में W के आगे साइन माइनस की होगी। बेटा देखो W के आगे साइन किसकी है, माइनस की है, तो इसका मतलब है वर्क इज डन बाय सिस्टम हुआ है, वर्क इज डन बाय सिस्टम में। ठीक है। देखो वर्क इज डन बाय सिस्टम में क्या होगा बेटा,
नेगेटिव का होगा बेटा, साइन नेगेटिव की आएगी। देखो डेल्टा ई निकलेंगे तो क्यू माइनस डब्ल्यू होगा, और साइन किसकी आ गई है बेटा, माइनस की आई है। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू का मतलब है यह वर्क इज डन बाय सिस्टम हुआ है। वर्क इज डन बाय सिस्टम, सिस्टम ने खुद वर्क किया है। सिस्टम जब खुद वर्क करेगा तो यहाँ पे साइन किसकी आएगी, माइनस की आएगी। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला इसका ये हो जाता है डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू। बेटा डेल्टा ई बराबर है क्यू प्लस डब्ल्यू के, यहां पे वर्क की साइन प्लस की है तो ये होगा कि वर्क पॉजिटिव का है तो वर्क डन ऑन सिस्टम। वर्क डन ऑन सिस्टम में यहां पे जो डेल्टा ई वाला फार्मूला लगेगा क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। तो देखो बेटा दो फार्मूले हैं, एक ये है फार्मूला डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, जो इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ये वाला फार्मूला। ये तब इस्तेमाल करते हैं डेल्टा ई के लिए जब वर्क डन बाय सिस्टम होता है। तो डेल्टा ई की जब भी प्रॉब्लम कैलकुलेट करेंगे बेटा, डेल्टा ई के प्रॉब्लम जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन द एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाले दोनों फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। ये वर्क डन ऑन सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये वाला फार्मूला, और ये किसके लिए अप्लाई करेंगे, वर्क डन बाय सिस्टम। बेटा वर्क डन बाय सिस्टम होगा तो ये डेल्टा ई का फार्मूला ये लगेगा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेल्टा ई की वैल्यू ज्यादा किसके अंदर होगी, डेल्टा ई लार्ज किसके अंदर होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम में या बाय सिस्टम में, देख लो। तो इसके अंदर देखो वर्क प्लस का है, वर्क डन ऑन सिस्टम में डेल्टा ई की वैल्यू बढ़ जाएगी। बेटा डेल्टा ई की वैल्यू बढ़ेगी वर्क डन ऑन सिस्टम में, क्योंकि जो डेल्टा ई बराबर है क्यू प्लस डब्ल्यू के, डेल्टा ई किसके बराबर है, क्यू प्लस डब्ल्यू के, किसके अंदर, वर्क डन ऑन सिस्टम में। वर्क डन ऑन सिस्टम में डेल्टा ई की वैल्यू इंक्रीज होती है, और जबकि वर्क डन बाय सिस्टम में डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि माइनस का वर्क होता है इसलिए। तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस तरह के। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कहता है एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, न तो इसको हम पैदा कर सकते हैं न फना कर सकते हैं। और इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी, मैथमेटिकल जो डेरिवेशन थी, हमने एक्सप्रेशन लिखी थी हमने कि Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। जो सिस्टम को आप हीट सप्लाई करेंगे वो उसका कुछ हिस्सा एंथैल्पी में तब्दील होगा और कुछ किस में तब्दील होगा, वर्क के अंदर। ठीक है, अब आते हैं ये जो वर्क होता है, इस वर्क को हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। बेटा वर्क को हम क्या कहेंगे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, क्योंकि ये जो प्रेशर और वॉल्यूम का वर्क है, और ये हमें प्रूव भी करना पड़ता है कि W बराबर होता है P डेल्टा V के। बेटा ये है W जो वर्क है ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, प्रेशर और वॉल्यूम का, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम में चेंजिंग आती है। प्रेशर सेम रहता है मगर चेंजिंग किसके अंदर आती है, वॉल्यूम के अंदर चेंजिंग आती है। देखो यही सेम है जो अभी हमने पढ़ा था कि एक सिलेंडर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है जो फ्रिक्शन लेस है और वेट लेस पिस्टन है, अपवर्ड भी इजीली मूव कर सकता है और डाउनवर्ड भी मूव कर सकता है। और ये इसका इनिशियल वॉल्यूम है V1, ये इसका इनिशियल वॉल्यूम है, ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है। अगर पिस्टन थोड़ा सा ऊपर फासला तय करता है, अगर सपोज करते हैं इसके अंदर गैस फिल की हमने, उसको हमने हीट दी,
तो गैस के मालिक्यूल्स कोलाइड होंगे, टकराएंगे पिस्टन के साथ, और पिस्टन अपवर्ड मूव करता है, थोड़ा कुछ डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ये V2 हो गया। तो बेटा ये डिस्टेंस है DL, ये जो पिस्टन ने डिस्टेंस कवर किया ये DL है, या DH लिख दो, हाइट लिख दो भले, या DL लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू DL। किसी चीज के ऊपर आप फोर्स लगाएं, किसी चीज के ऊपर आप फोर्स लगाएं, अगर वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है तो वो वर्क होगा। बेटा किसी चीज के ऊपर आप फोर्स लगाएं, अगर वो डिस्टेंस कवर करती है तो वो क्या है, वर्क है। तो इसका मतलब है ये जो पिस्टन है इसके ऊपर फोर्स लगी और पिस्टन ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है जो DL के बराबर है, तो जो वर्क होगा, वर्क होगा F इंटू DL। तो बेटा ये वर्क का फॉर्मूला है, F का मतलब फोर्स लगी है पिस्टन के ऊपर और पिस्टन ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, वो भले आप DL लिख दो DH लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला तो आखिर में वही प्रूव होना है। तो वर्क बराबर है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हमें पता है कि जो प्रेशर है वो बराबर था फोर्स अपॉन एरिया के। बेटा प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो P बराबर है F अपॉन ए। अच्छा तो F किसके बराबर हो जाएगा, बेटा F बराबर हो जाएगा PA के, P और A। अगर हम F निकालेंगे तो P और A को मल्टीप्लाई कर देंगे अब। तो ये क्वेश्चन बन गई सेकंड, ये क्वेश्चन बन गई थर्ड। हाँ इसी इक्वेशन को इसके अंदर पुट कर दें हम। बेटा ये जो F है और F की वैल्यू क्या है, PA है, ये इसके अंदर हम पुट कर दें तो W बराबर हो जाएगा, F की जगह क्या आ जाएगा, PA इंटू DL। बेटा ये हो जाएगा PA इंटू DL। देखो फोर्स की जगह पे, जो फोर्स था उसकी जगह पे आ गया PA इंटू DL। अब आपको पता है कि A एरिया है और DL है चेंज इन लेंथ। एरिया को चेंज इन लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम मिलता है। वैसे हमें पता है कि एरिया और जो लेंथ है इनको मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम मिलता है। एरिया को जब लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता है वॉल्यूम। जब एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे चेंज लेंथ से, एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं चेंज लेंथ से, मिलता है चेंज इन वॉल्यूम। बेटा DV मिलेगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, बेटा इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ये चेंज इन वॉल्यूम है। तो W बराबर हो जाएगा PdV। DV का मतलब है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। अगर बड़ी कोई चेंज है तो उसको लिख सकते हैं P डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब है लार्ज वॉल्यूम में चेंज। और ये बेटा स्मॉल चेंज के लिए है, ये स्मॉल चेंज के लिए। अगर वॉल्यूम में थोड़ी सी तब्दीली आती है, अगर वॉल्यूम में बड़ी तब्दीली आती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा। तो ये प्रूव हो गया कि वर्क बराबर होता है P डेल्टा V के। वर्क किसके बराबर है, P डेल्टा V के। तो फर्स्ट लॉ की जो इक्वेशन है थी, ये ऊपर वाली इक्वेशन, बेटा फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है कि डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा E इज इक्वल Q माइनस P डेल्टा V। लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि W बराबर होता है P डेल्टा V के। W P डेल्टा V के बराबर है, तो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन भी चेंज हो गई। किस तरह, तो डेल्टा E जो हमने पहले लिखा था, डेल्टा E बराबर है Q माइनस W के। डेल्टा E बराबर है किसके, Q माइनस W के। उसकी जगह पे हम लिख देंगे डेल्टा E बराबर Q माइनस P डेल्टा V, ठीक है। Q माइनस P डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा अगर सिस्टम को हम हीट सप्लाई करते हैं, बेटा सिस्टम को हम हीट देते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम को चेंज होने नहीं देते हम, तो वर्क जीरो होगा। देखो बेटा हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये QV होता है और ये बराबर होता है डेल्टा E के।
बेटा क्यू वी बराबर होगा डेल्टा ई के। देखो क्यू वी डेल्टा ई के बराबर क्यों हो जाता है, एक्चुअली फार्मूला तो ये है, फार्मूला तो ये होता है, ठीक है, कि डेल्टा ई बराबर है क्यू माइनस डब्ल्यू के। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में तब्दील होगी, वर्क नहीं होगा। बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितनी भी हीट सप्लाई करते हैं वो सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज होगी, वर्क नहीं होगा। इधर देखते हैं, इधर देखो, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू होता है। ये हमने पढ़ी थी फर्स्ट लॉ की इक्वेशन कि Q बराबर है डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, और W किसके बराबर होता है, P डेल्टा V के। इक्वेशन सेकंड हो गई। बेटा हमने प्रूव किया कि W P डेल्टा V के बराबर है। देखो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है कि Q बराबर है डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। Q बराबर किसके बेटा, डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। जो सिस्टम को आप हीट सप्लाई करेंगे वो एनर्जी में तब्दील होगी, वर्क में तब्दील होगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और W किसके बराबर है, P डेल्टा V के। तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो, तो Q बराबर हो जाएगा डेल्टा ई प्लस P डेल्टा V हो जाएगा। W की जगह P डेल्टा V आ गया। बेटा ये W की जगह पे P डेल्टा V हमने पुट कर दिया और कोई चेंजिंग नहीं की। एट कांस्टेंट वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू V2। बेटा V1 और V2 दोनों बराबर होंगे। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, V1 और V2 दोनों इक्वल होते हैं, V1 और V2 दोनों बराबर होते हैं, V1 और V2। देयरफॉर डेल्टा V बिकम 0, डेल्टा V 0 हो जाएगा। ज़ाहिर है V1 10 है, V2 भी 10 है, तो 10 में 10 गया 0। अच्छा अगर इसमें 0 पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में डेल्टा V की वैल्यू पुट कर दें, तो क्यू वी। अब मैंने यहां V पे क्यों लगाया, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है हमने। वॉल्यूम जब कांस्टेंट रखूंगा तो लिखूंगा क्यू वी, जब प्रेशर कांस्टेंट रखूंगा तो क्यू पी। तो बेटा क्यू वी बराबर किसके होगा, डेल्टा ई प्लस पी इंटू 0। 0 क्यों आ गया, चेंज वॉल्यूम 0 है, तो क्यू वी बराबर हो जाएगा डेल्टा ई के। प्रूव हो गया कि क्यू वी बराबर डेल्टा ई के है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे वो सारी के सारी हीट डेल्टा ई में जाएगी, वर्क 0 होगा, वर्क 0 होगा बेटा, वर्क 0 होता है। ठीक है, एट कांस्टेंट वी, जब वी कांस्टेंट रखेंगे तो वर्क 0 होगा और जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे सारी के सारे इंटरनल में तब्दील होगी। अच्छा अब आते हैं बेटा हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, और इसको टर्म को एंथैल्पी भी बोलते हैं।
बेटा जो हीट चेंज होती है कांस्टेंट प्रेशर को, उसको क्या कहते हैं हम? एंथैल्पी भी कहते हैं। एक नया टर्म होता है एंथैल्पी। तो ये थर्मल चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बेटा एंथैल्पी भी क्या है? थर्मल चेंज है, हीट चेंज है एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एच। लिखेंगे किससे? एच से लिखते हैं इसको, एच से लिखा जाता है। फार्मूला कौन सा होगा इसका? H इज इक्वल टू E प्लस पीवी। ये बहुत अहम फार्मूला है बेटा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। H एंथैल्पी और एंथैल्पी सम है किसका? इंटरनल एनर्जी और प्लस में प्रेशर वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। मतलब जो एंथैल्पी है, देखो बेटा ये एंथैल्पी है, देखो H एंथैल्पी, और H एंथैल्पी किसके बराबर है? E इंटरनल एनर्जी और प्लस पीवी प्रेशर वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। तो H जो है वो सम है E प्लस पीवी। पीवी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, अगर एंथैल्पी H1 लिखते हैं तो होगा E1 प्लस PV1। ये इनिशियल एंथैल्पी है। और फाइनल एंथैल्पी किसके बराबर होगा बेटा? H2 E2 प्लस PV2। तो ये H1 है, ये H1 बराबर है E1 प्लस P1, और H2 किसके बराबर है? E2 प्लस PV2 के बराबर है। तो इसका मतलब है इसके अंदर देखो इंटरनल एनर्जी तो चेंज हो रही है E1 से E2, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, मगर देखो प्रेशर वही सेम रहा, प्रेशर कांस्टेंट रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है बेटा, देखो हमने प्रूव क्या करना है? हमने ये प्रूव करना है कि QP इज इक्वल टू डेल्टा H। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। बेटा ये हमने प्रूव करना है कि QP बराबर होता है डेल्टा H के। QP बराबर किसके है? डेल्टा H के है, ये हमने प्रूव करना है। देखो अकॉर्डिंग थर्मोडायनामिक, बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक QP जो होता है वो होता है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के। बेटा QP हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे जितने भी हीट सप्लाई करेंगे वो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होगी, वर्क में भी चेंज होगी। बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे जितने भी हीट सप्लाई करते हैं उसका कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी में तब्दील होता है और कुछ हिस्सा वर्क में तब्दील होता है, मगर कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐसा नहीं होता। कांस्टेंट वॉल्यूम में जितने भी हीट सप्लाई करेंगे, इधर देखो सारी की सारी डेल्टा में जाएगी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे सारी की सारी डेल्टा में जाती है, मगर कांस्टेंट प्रेशर में जितनी हीट सप्लाई करेंगे उसका कुछ हिस्सा जाएगा डेल्टा में, कुछ जाएगा वर्क के अंदर, ठीक है। तो बेटा QP डेल्टा ये होगा E2 माइनस E1।
जो डेल्टा ई है वो है E2 माइनस E1 है, और प्लस P और डेल्टा V किसके बराबर है बेटा, V2 माइनस V1। जो डेल्टा V है V2 माइनस V1 है, V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल। ये भी E2, जो डेल्टा E2 माइनस E1 है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बेटा QP हो जाएगा E2 माइनस E1 प्लस PV2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हो जाएगा PV2 हो जाएगा, देखो PV2 हो जाएगा माइनस PV1। हाँ, अब हम क्या करेंगे, E2 को और PV2 को साथ लिखेंगे हम। बेटा E2 और PV2 को हमने साथ लिखना है, E2 और PV2 को हमने क्या करना है, साथ लिखना है। E1 और PV1 को साथ लिखना है हमने, इनको हमने साथ लिखना है। E2 और PV2 को हमने एक साथ लिखना है, E1 और PV1 को हमने एक साथ लिखना है। तो फिर क्या होगा आगे, E2 और PV2 को हमने एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है, देखो E2 प्लस PV2, और यहां पे माइनस कॉमन निकाल देंगे हम, E1 प्लस PV1 को हमने साथ लिख दिया, और ये किसके बराबर है बेटा, QP के। ठीक है, यहां पे एक नया टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक बेटा नया टर्म इस्तेमाल करते हैं, एंथैल्पी। नया टर्म जो अभी मैंने आपको पढ़ा था, एंथैल्पी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं यहाँ पे। इट इज डिनोटेड बाय H, लिखेंगे किसे, H से, और H किसके बराबर है, E प्लस PV। ठीक है, H1 किसके बराबर होगा, E1 प्लस P1। H2 किसके बराबर होगा, E2 प्लस PV2 के बराबर होगा। तो अब देखो इसके अंदर ये चीज आ गई है, E2 प्लस PV2। बेटा यहां पे देखो, ये E2 प्लस PV2 मौजूद है, ये किसके बराबर है, H2 के बराबर है। तो देखो बेटा यहां पे ये आ जाएगा कि QP बराबर हो जाएगा E2 प्लस PV2 माइनस E1 PV1। अब इसकी जगह पे आ जाएगा H2, क्योंकि हमें पता है कि H2 E2 प्लस PV2 के बराबर है। बेटा जो H2 है E2 प्लस PV2 के बराबर है, और H1 किसके बराबर है, E1 प्लस PV1 के बराबर है। तो इसकी जगह पे आ जाएगा H1। तो प्रूव हो गया कि QP बराबर होगा डेल्टा H के, H2 माइनस H1 का मतलब है डेल्टा H। तो प्रूव हो गया कि QP किसके बराबर है बेटा, डेल्टा H के बराबर है। QP बराबर है डेल्टा H के। तो फर्स्ट लॉ की जो इक्वेशन थी बेटा, जो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन थी कि QP बराबर होता है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के, तो हम कह सकते हैं डेल्टा H भी किसके बराबर होगा, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के बराबर होगा। क्यों भाई इधर लिखा मैंने इस तरह, क्योंकि QP और डेल्टा H दोनों बराबर हैं। बेटा QP और डेल्टा H तो इक्वल हैं। QP किसके बराबर है, डेल्टा H के बराबर है। तो QP जब इसके बराबर है तो बेटा QP किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये इक्वेशन है QP वाली, ये QP की इक्वेशन है। तो QP बराबर है डेल्टा I प्लस P डेल्टा V। तो डेल्टा H भी किसके बराबर होगा, डेल्टा I प्लस P डेल्टा V। और डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी है, और ये डिपेंड करती है इनिशियल फाइनल पे। तो जो एंथैल्पी है बेटा स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी
इज स्टेट फंक्शन डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल। एंथैल्पी जो है वो स्टेट फंक्शन है जो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पे। और एंथैल्पी सिस्टम की प्रॉपर्टी है, और जो सिस्टम को बाहर से हम हीट सप्लाई करते हैं वो सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है बेटा। एंथैल्पी तो सिस्टम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि एंथैल्पी किसके बराबर होता है आप देख लो। एंथैल्पी बराबर होता है ई प्लस पीवी। ई का मतलब है इंटरनल, वो भी सिस्टम की प्रॉपर्टी। पी प्रेशर, वो भी सिस्टम की प्रॉपर्टी। वी वॉल्यूम, वो भी सिस्टम की प्रॉपर्टी। उनको सम करने से एंथैल्पी मिल रहा है ना। तो ई स्टेट फंक्शन है, प्रेशर स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन है, तो एंथैल्पी भी क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। बेटा देखो ई इंटरनल है जो स्टेट फंक्शन है, वी वॉल्यूम है जो स्टेट फंक्शन है, पी प्रेशर है जो स्टेट फंक्शन है, तो एंथैल्पी भी क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पे, वे पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। कल हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन पढ़ेंगे हम, डेल्टा एच की साइन पढ़ लेंगे आगे। देखो वो ये हीट ऑफ द रिएक्शन हमने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये रिलेशनशिप तो हमने पढ़ लिया इनका। बेटा रिलेशनशिप आज हमने कर लिया है ये सारा। अच्छा आज बेटा एक्स्ट्रा क्लास मैंने रखनी है, और वो है लिक्विड स्टेट के बारे में, कि जिन बच्चों को लिक्विड स्टेट में जो फोर्सेस हैं, वंडरवाल्स फोर्स है या डायपोल डायपोल फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उन्हीं के हवाले से बेटा क्लास होगी आज। अगर कोई लेना चाहता है बच्चा जिसको लिक्विड स्टेट में डिफिकल्टी है, वो 12 बजे की क्लास होगी। 12 बजे की क्लास होगी, लिक्विड स्टेट के हवाले से होगी। किसी को भी डिफिकल्टी है लिक्विड स्टेट के बारे में, तो वो क्लास में मैं आपको मतलब क्लियर कर दूंगा, एक्स्ट्रा क्लास लूंगा 12 बजे हुई क्लास, जिसको भी डिफिकल्टी हो लिक्विड स्टेट के बारे में।